एक तो है इलाज करने का प्रिस्क्रिप्शन जेनरिक में होनी चाहिए ताकि पेशेंट कोई भी ब्रांड अपने मुताबिक चूज करे। लेकिन अभी हम लोग का समाज में जो इंतज़ाम है वो इंतज़ाम जेनरिक का पक्ष में नहीं है। पहले जेनरिक में आप पर्चा बना सकते हैं लेकिन जेनरिक आपको हर दुकान में मिलेगा जी। तो फिर क्या होगा, जो दुकानदार है वो अपने मुताबिक उसको सर्विस करेगा, तो जिसमें उसका सबसे ज़्यादा मुनाफा है वही वाला आपको दे। तो हिंदुस्तान में पहले जेनरिक का माहौल बनना चाहिए, डॉक्टरों को जेनरिक में पर्चा बनाना चाहिए, दुकानदारों को जेनरिक रखना चाहिए और जेनरिक में 2-3 कंपनी का जेनरिक रखना चाहिए ताकि पेशेंट चूज कर सके वो दामी वाला रहेगा या कम दामी वाला रहेगा। और सरकार को ये जो दवा पहुँचेगा ये दवा का क्वालिटी के ऊपर में कंट्रोल रखना चाहिए कि बाजार में जो भी मिले वो सही क्वालिटी का रहे। ये आप बता दीजिए कि ये कॉन्फ्रेंस हुई है हाथी कमीशन की 50 ईयर्स मुकम्मल होने पर, उसका बुनियादी मकसद क्या है? उसका बुनियादी मकसद ये है कि 50 साल कबल हाथी कमेटी से पहले हिंदुस्तान में दवा किस तरीके से बनाया जाए ताकि आवाम तक सही तादाद में दवा बने और उन तक पहुँचे, सही क्वालिटी का दवा बने और सही दाम में मिले, कम दाम में मिले। हाथी कमेटी से पहले कोई हिंदुस्तान की सरकार की नीति नहीं थी। तो सबसे पहले डॉक्टर रोनिन सेन, जनसुख लाल हाटी जिनके नाम में कमेटी है, डॉक्टर रोनिन सेन हमारे पश्चिम बंगाल के एमपी थे कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से, जो इस कमेटी के सदस्य थे, जिन्होंने एक अहम किरदार अदा किया और हिंदुस्तान में पहली बार सही अमाउंट में दवा तैयार होनी चाहिए, सही क्वालिटी का दवा होना चाहिए और उसके ऊपर में दाम नियंत्रण सरकार करे और इलाज करने के जो लोग हैं, चिकित्सक समाज है, स्वास्थ्य कर्मी है, वो लोग सही दवा अपना पर्चा में लिखें, गैर जरूरी दवा नहीं लिखनी चाहिए। इस मुकम्मल मुहिम को समेट करके हाथी कमेटी ने अपना सिफारिश दी थी। इस सिफारिश को सामने रख करके सारी दुनिया में जो संगठन है स्वास्थ्य को लेकर WHO, उन्होंने इसे कबूल करके और इसके इन्फ्लुएंस में सारे दुनिया के लिए उन्होंने एक ही तरीके के प्रस्ताव उन्होंने रखा। दवा बल्क ड्रग्स, ताकि हर कोने में दवा पहुंच जाए, सरकार को बड़े कारखाना तैयार करके उसके जरिए से बनानी चाहिए, ये उनका प्रस्ताव था। मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वो लोग ये बल्क ड्रग्स जो एक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं, जो असल दवा है, उसको लेकर के सारे हिंदुस्तान में अलग अलग मुख्तलिफ रियासतों में उनके जो ज़रूरतें हैं उसको मद्देनज़र रख के वो लोग फॉर्मुलेशन बनाए, जैसे टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, इंजेक्शन हो, और उसको लोगों तक पहुंचाए। लेकिन किस दाम पर वो लोग बेचेंगे इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण रहेगा, उनकी नज़रदारी रहेगी, जिसको हम कहते हैं ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO, जो 1979 में फर्स्ट टाइम 1975 साल में हाथी कमेटी की रिकमेंडेशन थी और DPCO का फर्स्ट ऑर्डर है 1979 में आया, जहाँ जो एकदम अहम दवा है उन पर बनाने का जो खर्चा है उसके साथ आप सिर्फ 45% जोड़ सकते हैं उसका MRP बनाने के लिए। माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर 100 रुपया है और 45% अगर आपका मार्कअप है तो वो दवा को आप 145 रुपया से ज़्यादा नहीं बेच सकते। सेकेंड कैटेगरी ड्रग्स में आपको 55% का छूट थी, माने 100 रुपया अगर बनाने का खर्चा है तो आप उसको 155 रुपया मार्कअप कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो नॉन इसेंशियल ड्रग्स है, जो इतना अहम नहीं है, लाइफ सेविंग नहीं है, उन पर आप 100% मार्कअप कर सकते हैं। मैंने 100 रुपया बनाने का खर्च है, 100 रुपया जोड़ करके 200 रुपया में बेच सकते हैं। मैंने सरकार दवाओं पर एक अहम अपनी नज़रदारी रखने की एक इंतज़ाम बनी थी हाथी कमेटी की सिफारिश। अफसोस की बात है उसके बाद ये जो
नजरदारी और जो अधिकार था सरकार को, उसको सरकार ने डाइल्यूट कर दिया और 2013 में जो डीपीसीओ निकला वो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर मार्कअप को नहीं जोड़ा, बाजार में खुलेआम दवाओं जैसे बिक रहे हैं उसका एवरेज करके दवा का कॉस्ट को नियंत्रण करने का ऑर्डर निकाला और हर कंपनी को यह अधिकार दिया कि सालाना वो लोग 10% अप्रैल महीना में दवा का दाम बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे ये जब ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ गुज़श्ता 2-4 सालों में आप देखेंगे कि हर दवा का दाम तकरीबन ईयर ऑन ईयर 10% बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने ये छूट दे दिया। तो 50 साल पहले हाटी कमेटी ने जो सिफारिश दी थी कि गरीब आदमी जो हिंदुस्तान में है, जो परेशान आदमी है, जो गुर्बत में है, दवा का खर्च में उनको राहत देने के लिए सरकार सीधा डीपीसीओ ऑर्डर के जरिए से अहम दवाओं का ऊपर में एक लगाम लगाएंगे। ये मोदी सरकार आने के बाद एकदम बेलगाम छोड़ दिया गया है और लोग परेशान हैं। लेकिन 50 साल बीत जाने के बाद भी जब हुकूमत का ये रवैया है, तब आगे की राह क्या है? जो आप पहले तो है कि लोगों को जागरूक करना, उन पर उनके अंदर में इस मामले को लेकर के एक माहौल बनाए। सरकार की तरफ से एक बुनियादी नजरियाती तब्दीली आई है कि सरकार ने दवाओं पर टैक्स बैठा करके इसे रोजगार का जरिया बना दिया है, आमदनी का जरिया बना दिया है। पहले जब जीएसटी से नहीं था तो कई एक रियासतों में बहुत सारे जो अहम दवा जिसको हम इसेंशियल ड्रग्स कहते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं, उसमें रियासती सरकार ने जीरो टैक्स बैठा के रखे, जीरो सेल टैक्स। जीएसटी आने के बाद इन तमाम दवाओं पर टैक्स बैठ गया है। जो आगे जीरो नील कैटेगरी में था वो भी जीएसटी में आ गया है। सरकार का आमदनी बढ़ रहा है और सालाना 10% अगर दवाओं का दाम बढ़ाया जाए तो उसके मुताबिक सरकार का भी टैक्स बढ़ रहा है। एक्साइज ड्यूटी जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में था, अब वो रिटेल प्राइस एमआरपी पर एक्साइज ड्यूटी का कैलकुलेशन आ गया। तो पहले आपका 100 रुपया अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, आप उसको बेच रहे थे 145 रुपया में, तो टैक्स आपका सिर्फ 100 रुपया में पकड़ा जाता था, माने 8 रुपया एक्साइज ड्यूटी था, 8 रुपया टैक्स था। अब जो है एक तरफ आपने दवाओं का जो दाम है उसमें आपने 45%, 55% 100% का स्लैब आपने हटा दिया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपया है, आप बेच रहे उसको 300 रुपया में, टैक्स आपका हो गया 24 रुपया। तो सरकार का जहां 8 रुपया टैक्स आ रहा था वो अभी 24 रुपया हो गया। इसलिए मरकजी हुकूमत चुप्पी बैठी हुई, तो आमदनी का सोर्स बढ़ गया। और चूंकि वो एक जीएसटी का एक हिस्सा रियासती सरकार के पास आता है, रियासती सरकार भी चुप बैठी है। तो हमारा मुहिम है कि दवाओं सब तक पहुंचाई जाए, दवाओं के ऊपर में सरकार का आमदनी का जरिया न बनाया जाए और कंपनियों पर आगे जिस तरीके से डीपीसीओ के तहत लगाम लगाया गया था, हाटी कमेटी की सिफारिश के तहत वो लगाम फिर लाया जाए, गरीब आदमी, परेशान आदमी, बीमार आदमी को राहत मिले। दोहा इम्पैक्ट क्या था? दोहा में ऐसे हुआ कि आप अगर एक दवा बना रहे हैं, आपने इजाद किया दवा, आप इजाद करके उस दवा को आप कंपनी से बना रहे हैं, उसका दाम आप जो भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके अलावा और कोई दूसरे कंपनी को इजाज़त नहीं है वो दवा बनाने की। हाटी कमेटी से पहले हमारा हिंदुस्तान में जो पेटेंट कानून बदला कुछ साल पहले, हाटी कमेटी के, उन्होंने प्रोडक्ट पेटेंट से प्रोसेस पेटेंट में आ गया। इसका मतलब है आप एक दवा जो बना रहे हैं, उस दवा को बनाने का जो तरीका है उसमें अगर आप तब्दीली लाए तो फिर आपको इजाज़त है वो दवा बनाने का। मैंने आपने प्रोसेस को बदल दिया। मैं एक तरीके से दवा बना सकता हूँ, मैं दूसरे तरीके से दवा बना सकता हूँ, तीसरे तरीके से दवा बना सकता हूँ। तो अगर दवा के ऊपर में पेटेंट हो या पाबंदी हो, किसी दूसरी कंपनी को इजाज़त नहीं है उसे बनाने का, तो मोनोपोली एक ही कंपनी बना करके बेचेगा। लेकिन प्रोसेस पेटेंट रहे
तो जिस प्रोसेस से वो दवा बन रहा है उसके अलावा कोई दूसरा कंपनी, कोई तीसरा कंपनी, एक तीसरा रास्ता से, एक चौथा रास्ता से वही दवा बनाए तो फिर उसे इजाज़त है वो दवा बनाने का। तो ये जो हिंदुस्तान में पेटेंट कानून बदला और विदेश में तमाम जो दवाएं बन रहे थे वो हिंदुस्तान में बनने शुरू हो गए, प्रोसेस को बदल के, तरीका बदल करके दवा बनाने का, उस पर लगाम लाने के लिए गैट और ट्रिप्स की जो कानून बनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बैनुल अक़वामी स्तर पर, वहाँ पर दोहा डिक्लेरेशन में ये कहा गया कि आप इसको नहीं कर सकते, आप दूसरे प्रोसेस से, चाहे आपके मुल्क में जितना भी आपको ज़रूरत हो दवा, आप नहीं कर सकते। इसके लिए छूट दी गई 10 साल तक और फिर और 10 साल की मौका दिया गया। लेकिन दोहा डिक्लेरेशन में बाएं महासागर के जो नुमाइंदे थे, हिंदुस्तान के जो पेटेंट कानून बना, वहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंसिंग का जो क्लॉज है उसे दाखिल किया गया। कंपल्सरी लाइसेंसिंग का मतलब है कि आपको अगर किसी दवा की ज़रूरत है, आपके मुल्क के लोगों को और आवाम को उस दवा की अहमियत की बुनियाद पर आपको उसको मुहैया कराना है, तो सरकार पेटेंट जो है जिस पर पाबंदी लगी हुई है उस दवा को बनाने के लिए हिंदुस्तान का कोई भी कंपनी को इजाज़त दे सकती है। ये दोहा डिक्लेरेशन के वक्त हिंदुस्तान का जो क्लॉज उसमें जुड़ा, ये क्लॉज के तहत में हिंदुस्तान में अभी भी ये मौका है मरकजी हुकूमत को कि हिंदुस्तान के आवाम की जो ज़रूरतें है, जो दवा एकदम ज़रूरत है, इसेंशियल है, हिंदुस्तान की कंपनी को इजाज़त दे सकती है। और कोविड वैक्सीन में हमने देखा कि हिंदुस्तान की सरकार ने इस क्लॉज को इस्तेमाल किया और हमारे यहाँ कई एक कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाज़त दिया, ये बावजूद कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीन बनाने पर पाबंदी थी। जो गरीब लोग हैं, ज़्यादातर ऐसे दवाएं हैं बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, तो हाथी कमेटी की जो सिफारिश थी उसको फॉलो ना करने की वजह से उनको कितना इफेक्ट हो रहा है? देखिए, दो चीज़ है। पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि दवा अगर ज़्यादा दाम में बिकता है बाज़ार में तो सिर्फ चुनिंदे लोग उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, ज़्यादातर लोग नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये तो पहली बात है कि गरीब आदमी को अपना घर, ज़मीन, गहना सब बेच करके उसको इलाज करना पड़ेगा, दवा का दाम ज़्यादा है। आज अगर 10 दिन किसी गरीब आदमी का परिवार का कोई सदस्य अगर आईसीयू में जब भर्ती हो जाए तो आईसीयू में जो दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं, उनके जो दाम है वो एक आदमी को ऐसे ही ख़त्म कर देगा माली हालत के नज़रिया से। दूसरी बात ये है कि सरकार को भी अपना सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए निजी कंपनियों से दवा खरीदनी पड़ रही है। तो दाम अगर ज़्यादा है तो इधर डायरेक्टली आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भर्ती हो तो आपका पॉकेट से जा रही है, या आप सरकारी अस्पताल में अगर भर्ती हो तो इनडायरेक्टली आपका टैक्स का पैसा निजी क्षेत्र में चले जा रहा है। तो यहाँ पर सरकार अगर आवाम की नुमाइंदगी कर रही है तो दोनों क्षेत्र में आवाम का जो अगर हक को अगर महफूज रखना है तो जैसे आगे डीपीसीओ था जो एक इसेंशियल ड्रग्स कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 पर एक इसेंशियल ड्रग्स, नॉन इसेंशियल ड्रग्स कैटेगराइजेशन करके उस पर मुनाफा परस्ती पर एक पाबंदी लगाई थी, उसको वापस लाना जरूरी है। और आवाम को इससे ये जो जुल्म है, ये जो मुनाफा परस्ती का जुल्म है, आज सारे दुनिया में बंदूक, हवाई जहाज और लड़ाई के जो सामग्री है वो व्यवसाय को छोड़ करके वो बिजनेस नंबर 1 प्रॉफिट में है, नंबर 2 प्रॉफिट में है दवा का बिजनेस। सारे दुनिया पर वॉल्यूम अगर देखें, जितना अमाउंट ऑफ जो ये होता है ट्रेड होता है, वॉल्यूम में नंबर 1 है आर्म्स ट्रेड, नंबर 2 है फार्मास्यूटिकल्स। मुनाफा परस्ती में 2 नंबर है सारा दुनिया में। उस पर अगर सरकार नहीं लगाम लगाए तो आम आवाम प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होने से उसका खामियाजा भुगत रहा है, और सरकारी अस्पताल में अपना पॉकेट से पैसा डायरेक्टली नहीं जा रहा हो लेकिन अपना टैक्स का पैसा लेकिन जा रहा है, वहाँ भी उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जब हाथी कमीशन में से कुछ कहा गया, जिससे बंगाल में लास्ट ईयर में जो सिरिंज चढ़ाया गया था बेहतरीन क्वालिटी नहीं था, इसमें कई बंगाल की कंपनी भी थी। अभी कर्नाटक ने 13-14 कंपनी को बैन लगाया। उस सिलसिले में सरकार हाथी कमेटी ने कहा कि सही तादाद में, सही क्वालिटी और कम दाम में दवा आवाम
को मुहैया करनी चाहिए। तो क्वालिटी का मामला भी था। क्वालिटी का मामला के सजेशन के बुनियाद पर हाटी कमेटी को जो रिकमेंडेशन थी, तो पहली बार हम लोग का सेंट्रल ड्रग्स जो कंट्रोल ऑफिस है, वो जो CDSCO, ये CDSCO जो है ये बना हाटी कमेटी के रिकमेंडेशन पर, जिसकी जिम्मेदारी पड़ी कि आप अगर नया दवा बनाना चाहते हो या आप एक दवा बनाने का कारखाना के मालिक है, तो आपकी जिम्मेदारी है उसका क्वालिटी मेंटेन करने का, और उनका जो नियम है और जो नियंत्रण है, नज़रदारी जो है, वो नज़रदारी हाटी कमेटी के सिफारिश के बुनियाद में बना है। तो सिर्फ दवा मुहैया कराने की मामला हाटी कमेटी अपने आप को उसमें महदूद नहीं रखी। हाटी कमेटी जो दवा बनेगी उसका जो क्वालिटी है, क्वालिटी पर भी खास उन्होंने सिफारिश दी है, और उसके बुनियाद पर हमारा हिंदुस्तान में आज जो रियासती स्तर पर जो ड्रग कंट्रोलर है, जो सेंट्रल स्तर पर जो ड्रग कंट्रोलर है, जो तमाम जो ऑफिसर जो लोग हैं और वो लोग क्या काम करेंगे, ये तमाम चीज़ हाटी कमेटी के रिकमेंडेशन के बुनियाद पर कि हमने ये ड्रग को बैन कर दिया। लेकिन वो ड्रग बंगाल में अगर लाइसेंस स्टेट ड्रग कंट्रोलर दिया है, तो वो अपना ऑफिसर को नोटिस दे के कह सकता है कि ये ड्रग हमारे यहाँ से लाइसेंस मिला है, ये बैन हो गया, इसको ऑफ मार्केट कर देना। लेकिन पकड़ लीजिए वो ड्रग अगर उड़ीसा गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हो और वो कंपनी उड़ीसा से बंगाल में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ पे कौन रोकेगा उसको? यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने तो लाइसेंस नहीं दी, तो वो प्रोएक्टिव नहीं है। तो हमारा यहाँ जो रियासती स्तर और मरकजी स्तर पर जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिस है, उनके अंदर में जिस तरीके से तालमेल रख करके इस काम को अंजाम देनी चाहिए, वो तालमेल का बहुत ही कमी है। और कानून के अंदर में जिस तरीके से नुक्स है, वो नुक्स को इस्तेमाल करके तमाम वो दवा तैयार करने वाली कंपनियां जो लोग मुनाफा परस्ती में लगे हुए हैं, जो लोगों के जान से खेल रहे हैं, वो लोग अपना ये जो काम है दवा बेचने का, जाली दवा हो या बैंड ड्रग्स हो, उसको बेचने का काम को अंजाम देते हैं। हिंदुस्तान में दवा बन करके सारा दुनिया में जाती है। बास्केट हम लोग कहते हैं, द ड्रग बास्केट ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। हमारे के यहाँ की कंपनियां सब इसको तैयार करके चारों तरफ भेज रही है। अफसोस की बात है कि जो दवा हमारे मुल्क से निकल करके बाकी सब मुल्कों तक पहुंच रही है, उसका क्वालिटी पुअर होने के कारण कई एक बच्चे बच्चियां और जो लोग हैं, वो लोग अपना हाथ ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, और ये वाक़या बार बार सामने आता है कि हिंदुस्तान की कंपनी जो बैनुल-अक़वामी स्तर पर जो दवा भेज रहे हैं, स्पेशली अफ्रीका के अंदर में, वहाँ कई एक जगह में क्वालिटी के ऊपर में बड़ा सवालिया निशान बैठाया गया है। बाहर की दवा हिंदुस्तान में आ रही है, ऐसी कोई बड़ी मिसाल नहीं है। जो लेटेस्ट ड्रग्स है, जैसे अमेरिका में या यूरोप में बन रही है, जो एब्सोल्युटली पेटेंट के तहत में अभी तक बंधे हुए हैं, वो बन करके यहाँ हिंदुस्तान में आ रहे हैं। उसमें क्वालिटी का सवाल अभी तक उस तरीके से नहीं आया है, लेकिन वो यकीनन जो लोग मुनाफा परस्ती करते हैं, वो सवाल तो रह जाएगा। इसलिए रह जाएगा क्योंकि वो नए जो दवा बन के आ रहे हैं हिंदुस्तान में, उसका जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है, उसको मापने का इंतज़ाम अभी तक हिंदुस्तान में सही तरीके से बना नहीं है। तो लो क्वालिटी ड्रग्स आ रहे हैं या राइट क्वालिटी ड्रग्स आ रहे हैं, इसको बताना बहुत बहुत मुश्किल है अभी। तो आपका जो सवाल है, वो सवाल की गुंजाइश रह जाती है।